नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। रात के 9 बजे हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी ने moneycontrol.com को सबसे पहला और बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया है, जिसमें पीएम मोदी ने 2024 में दोबारा सत्ता में लौटने का दावा किया। इस बीच पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की जानकारी देने वाला एक नोट सामने आया है, जिसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। यही नहीं, G20 के पहचान पत्रों पर भी भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार देश पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर, इंडिया या भारत, कब तक महाभारत। पांच दिन में 5 मुद्दे आए। सनातन पर वार हुआ, एक देश एक चुनाव से लेकर एक देश और एक नाम तक बात पहुंच गई। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने moneycontrol.com को सबसे पहला और बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता, बावजूद इसके लोगों ने इतने बड़े जनादेश के लिए वोट दिया। 10 साल बाद उन्होंने हर जगह थोड़ा थोड़ा मोदी देखा है। चंद्रयान मिशन में, मेरी हाल की अमेरिकी यात्रा में। अब जब वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत में महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है जितनी दुनिया के बाकी देशों में बढ़ी है। यूएस जैसे बड़े देश भी, चाइना जैसे बड़े देश भी, यूके जैसे बड़े देश भी आज भी हाई इन्फ्लेशन से डील कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से कहा है कि कुछ भी हो हम इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे। हमारे सिटीजन्स को कभी भी हाई इन्फ्लेशन का जो दौर उनको गुजरना पड़ा यूपी के दौरान, वो कभी नहीं गुजरेंगे। बोलने दीजिए, संसद के अंदर जब विषय महंगाई का विषय लिया जाएगा, पर हमें भी मौका दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया बनाम भारत पर सियासी जंग जारी है। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का पत्र सामने आया। इस यात्रा की जानकारी देने वाला नोट सोशल मीडिया में शेयर किया गया, जिसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। यानी कि अब सरकार ने ग्लोबल तौर पर भारत नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस थे। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। इसके साथ ही संसद के विशेष सत्र पर पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि बिना किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी, चीन और मणिपुर हिंसा समेत 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेस और विपक्ष पर हमला जारी है। देश के लोग बहुत बयान आ रहे हैं, अनुराग जी, चिंतानीय बयान आ रहे हैं। ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है। उनका शरीर यहाँ पे, रूह उनकी पाकिस्तान में है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि moneycontrol.com के डिजिटल इंटरव्यू में पीएम मोदी ने जिस भरोसे के साथ 2024 में वापसी का संदेश दिया है, ऐसे में क्या विपक्ष के लिए सियासी चुनौती और बड़ी होने वाली है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ G20 सम्मेलन हो रहा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है वो भारत बनाम इंडिया पे है। और आज इसी मुद्दे पे हम फोकस करेंगे कि आखिर दोनों पक्षों की दलीलें क्या है। एक एक करके हम आज विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। विपक्षी खेमा क्या कह रहा है? इंडिया बनाम भारत को भाषा का विवाद बनाया। सत्ता पक्ष की दलीलें है, भारत को देश की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा है। विपक्षी खेमा क्या कहता है? विपक्ष एक सुर में इंडिया के समर्थन में उतरा है, ये कहना है विपक्षी खेमा का। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की दलीलें, देश से विदेश तक भारत पर मुखर है सत्ता पक्ष। यानी ये लड़ाई कहां तक पहुंची है, ये इस वक्त मैं बता रही हूं आपको। विपक्षी खेमा कहता है मोदी सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लग रहा है, जो कि हमारी मातृभाषा है। सत्ता पक्ष का क्या कहना है? संविधान में इंडिया और भारत दोनों कहने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 का हवाला दिया जा रहा है। विपक्षी खेमा क्या कहता है? अधीर रंजन ने मुद्दे को बम गोले तक पहुंचा दिया कि आपको पसंद नहीं,
बम गोले चला दो। सत्ता पक्ष का क्या कहना है? राष्ट्रगान में भी भारत भाग्य विधाता का इस्तेमाल है, क्योंकि भारत शब्द पे जोर दिया जा रहा है। तो ये बातें भी सत्ता पक्ष की तरफ से आई है। तो एक एक करके बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि 2024 रन से पहले जो ये सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमा की जो लड़ाई है, वो इंडिया बनाम भारत की लड़ाई कहां तक आगे बढ़ गई है। बम गोले तक ये लड़ाई पहुंच गई है। लेकिन एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी दिखाया जा रहा है, आप चाहे जितना महागठबंधन तैयार कर लो, इंडिया नाम दे लो, लेकिन 2024 में एनडीए का रास्ता साफ है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े शब्द पर आपत्ति क्यों? ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। और ये सवाल ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आम लोगों के भी जहन में है कि अगर भारत का इस्तेमाल हो रहा है कई जगहों पे, तो इस बात पे किसको आपत्ति होनी चाहिए, इस शब्द से किसको आपत्ति होनी चाहिए, जो कि हर भारतवासी के लिए, हर भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के लिए ये अपनी संस्कृति, अपनी धरा से जुड़ने का सबसे आसान जरिया है। तो आज सबसे बड़ा सवाल हम आप दर्शकों के सामने यही पूछने वाले हैं कि 2024 से पहले ये जो रण क्षेत्र बना हुआ है भारत वर्सेस इंडिया को लेकर, उस पे आम लोगों की राय क्या है? जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट जुड़ेंगे उनकी राय क्या है? ये 2024 को लेकर ये सब कुछ तो नहीं है, ये कवायद उसको लेकर तो नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष को भी ये अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये लड़ाई चल रही है तो इस लड़ाई को चलने दिया जाए। हालांकि इंडिया नाम देने वालों की दलीलें अब ये भी है कि हम तो भारत शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने महागठबंधन के लिए। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह जापरा जो कि कुछ देर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजीज खान प्रवक्ता, आप सभी का बहुत स्वागत है। दो गेस्ट मेरे साथ और जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल जो रहेगा वो अजीज खान आपसे रहेगा। जो ये माहौल बना हुआ है इंडिया वर्सेस भारत का, इसमें आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि मैं मुलायम सिंह को कोट करना चाहूंगी, कल भी अपने दर्शकों के सामने मैंने कोट किया था, आज भी कोट करूंगी। जिस मैनिफेस्टो में यह कहा गया कि हम भारत संविधान में तब्दीलियां करके भारत शब्द पे ही जोर देंगे, आज समाजवादी पार्टी इस बात से किनारा कैसे कर सकती है? अपने पुरोधा नेता से किनारा कैसे कर सकती है? देखिए रीमा जी, बड़ा स्पष्ट है कि देखिए भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं और संविधान पर विश्वास रखते हैं। लेकिन आज उन लोगों से सवाल पूछना बहुत आवश्यक है जिनका संविधान से कोई लेना देना नहीं। जो संविधान, जो हमारे इस मुल्क की आत्मा है, जो कहीं ना कहीं उस आत्मा को ये नष्ट करना चाहते हैं, हमारा सवाल उनसे है। हमें भारत से लगाव है, बिल्कुल भारत होना चाहिए और भारत के साथ साथ इंडिया भी होना चाहिए। एक सवाल। दूसरी बात, हम जानना चाहते हैं, बहुत अहम मसला है कि जब आज इस मुल्क को G20 का, खान साहब नेताजी की बात को नहीं मानते, कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मैं आप ही से पूछने वाली, नेताजी की बात को नहीं मानते। देखिए नेताजी, मानिए नेताजी सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, वो विचार थे और उस विचार को जो लोग समझ जाएंगे, मैंने तो पुरोधा शब्द का इस्तेमाल किया नेताजी के लिए, तभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि नेताजी ने जिस बात को मैनिफेस्टो में रखा, कैसे भूल जा रहे हैं? नेताजी तो इस संस्कृत से प्यार करते रहे, उन्होंने क्या क्या बातें कही, लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं माना। और जब नेताजी कोई आवाज उठाते थे तो उसी वक्त बीजेपी मुखर होकर के, अब वो तो विरोध करती रही, वो तो साइनिंग इंडिया का नारा देती रही। आप इस बात को देखिए कि लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि आप नेताजी की बात को नहीं मानेंगे। आपने कहा विचार है नेताजी, अरे भाई और आप उन्हीं के विचार से किनारा कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, हाँ, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, सवाल मकसद क्या है? बहुत सीधा सा है। नेताजी को आपने कहा कि वो यहाँ विचार नियत है, का सवाल है, उनके विचार से आपने किनारा कर लिया। ठीक थी रीमा जी, भाई रीमा जी सुन लीजिए जी, मैं सुन रही। नेताजी की नियत ठीक थी, लेकिन बीजेपी की नियत ठीक नहीं है। इस बात को समझिए। जब G20 का आयोजन हो रहा है, आपको मेजबानी का वक्त मिला है, पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, इस मुल्क पर है, तो आप देश के नाम को बदलने की कवायद में जुटे हैं। कहाँ बदल रहे हैं? किसने कहा बदल रहे हैं? आज आपने उपलब्धियों की बात नहीं करते, किसने कहा? सिर्फ 10 साल में आपने नाम बदला है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, देश का कहा किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। कहां से ये बातें? मुझे आपसे ये जानना है, शायद मेरी जानकारी आज बढ़ जाए। किसने कहा कि बदला जाएगा? जी मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। बस मुझे मौका दे दे। देखिए, आप कुछ अंदाजा है आपको कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन, अचानक क्या मसला है भाई?
हमने इंडिया गठबंधन का नाम रखा, ये भयभीत हो गए। नहीं, इन्होंने मैं कहा जो इंडिया पूछ रही शब्द थी हटा उसका देंगे। जवाब हम आपने भारत कहा कि रखेंगे। नाम बदलने जब की भारत कवायद हटा चल रही देंगे, है। देखिए मुझे भी जानना है कि सरकार ने वो बिल्कुल कौन निश्चित सी तौर पे कवायद की है। निश्चित तौर पे हाँ, रीमा जी, निश्चित तौर पे कवायद है, और इनकी मंशा ठीक नहीं है। इनको देश से प्रेम नहीं है, इनको सत्ता से प्रेम है, और ये सत्ता के लिए कुछ भी बदल सकते हैं। सुजाता पांडे ये इस वक्त सत्ता मेरे के साथ लिए जुड़ी किसी हुई हद है। तक जा सकते हैं। सुजाता क्योंकि जी, सत्ता के लिए इन्होंने सत्ता क्या के लिए, सरकार की सत्ता के मंशा लिए वाकई ये यही है? का माहौल बना रहे हैं। नाम बदला जाएगा? क्या सरकार ऐसा कुछ लेकर आ रही है? मुझे भी आपसे जानना है। देखिए, ये तो यही बताएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ अटकलें हैं, और जहां तक जिस विश्वास से ये कह रहे हैं कि यही होगा वैसा होगा, ऐसी कोई आधिकारिक सूचना ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना इनके पास है। खैर, ये मनगढ़ंत बातें करना और फेक न्यूज अपने ऑफिशियल ट्विटर एंड हैंडल से भी फैलाना, इनकी तो पूरी इंडिया गठबंधन की का जो अभी एक विशेषता हो गई है। अभी हाल में ही देखिए, प्रियम्बल का जो प्रियम्बल ही है, वही पूरा स्पेलिंग मिस्टेक था, उसको ही गलत सलत पेश किया गया था। खैर, मुद्दे पे आते हैं। जो सरकार की मंशा की बात करें, देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रियम्बल के आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। एक 5 साल का बच्चा भी ये बता सकता है कि इसका भावार्थ क्या है। भारत है आपका मूल नाम, और ये हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है। अभी इन्हीं की बात देख लीजिए, ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, इंडिया जोड़ो यात्रा तो नहीं कर रहे थे क्या? अच्छा, ऐसी भी कोई बात नहीं आई है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है? ऐसी भी कोई बात हमने अभी तक नहीं सुनी है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसी कोई बात आई ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं, एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इनकी मंशा, इनको दर्द क्यों हो रहा है। तो बात ये है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम कॉलोनियल इतिहास के बाद की बात करते हैं, ठीक है। 200 साल के इतिहास की बात करते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें गुलामी की जंजीरें हैं, जिसमें गरीबी है, भुखमरी है, सूखा है, महामारी है, अंग्रेजों के तलवे चाटने का पूरा जो साहब जो कभी गए नहीं देश छोड़ के, उनका इतिहास है। देश को परिवार समझना तो नहीं, लेकिन परिवार को ही देश समझने का इतिहास है। जो फूट डालो और राज करो वाला का इतिहास है। लेकिन जैसे ही आप भारत कहते हैं तो आपको 10,000 साल पुराना इतिहास नजर आ जाता है। आपको नजर आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, सबका इतिहास नजर आता है। आपको जीरो का मालूम तो सबको है, लेकिन राजनीति का एक वसूल है कि कई बातें जानबूझकर भी नहीं मानी जाती है। यही हो रहा है भारत और इंडिया के मसले पर भी। लेकिन मैं चरण सिंह सापरा, कांग्रेस पार्टी के लीडर, आपके पास आना चाहती हूं। हम और आप खासकर नाम की लड़ाई में उलझे हुए हैं। आपने पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में सब जगह बैठक की, नाम रखा, इंडिया रखा। उसके बाद बीजेपी का एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद आप नाम में उलझे हुए हैं। मनी कंट्रोल को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में साफ कर दिया कि 2024 में बीजेपी के लिए राहें आसान है, एनडीए ही बहुमत में है, और आप नाम में उलझे हुए हैं। नहीं, देखिए, हम कोई नाम में नहीं उलझे हुए हैं, और जिस नाम की बात, ये एको आ रहा, जरा एको निकलवा दीजिए टेक्निकल टीम को बोल करके। हमें कोई नाम से परहेज नहीं है, और खास करके भारत, हमें खास करके भारत नाम से कोई परहेज नहीं है। हमारे तो श्री राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, उसका नाम ही भारत जोड़ो यात्रा था। हमारा जो महागठबंधन बना है विपक्षी पार्टियों का, उसकी टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये टैगलाइन है। तो हमें भारत इस शब्द से परहेज नहीं है। लेकिन जब से महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी के मन में खौफ सा बन गया है। वो विपक्ष से नफरत करते करते इंडिया इस शब्द से नफरत करने लगे हैं। और उन्होंने क्या किया, जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने राष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसको भी अपने इस राजनीतिक टूल किट के अंदर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, और वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके राष्ट्रपति के कार्ड पर आया है। देखिए, तो खुलेआम नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी भी मैंने आपसे सवाल पूछा कि 2024 में बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है, कॉन्फिडेंट है, आप फिर नाम में उलझे हुए हैं। नहीं, हम नाम में नहीं उलझे, हम तो इनकी नीतियां और इनकी नीयत का पर्दाफाश कर रहे हैं। इनके दोहरे मापदंड और इनके पाखंड, मैं अभी आपको बताता हूं, हम उसका खुलासा कर रहे हैं। इनके दोहरे मापदंड के 2 उदाहरण देता हूं। 2004 में जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी की असेंबली में ये रेजोल्यूशन लाया था भारत नाम रखने का,
तब भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था और उन्होंने वॉकआउट किया था। 2014 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीएल आई थी, तो इन्हीं के वकील ने, सरकारी वकील ने जाकर के कोर्ट में कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत बार इस पे चर्चा हो चुकी है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये इंडिया भारत दोनों रहेगा, ये इन्होंने ही कहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड है और पाखंड है, ये जो एनडीए पाखंडीय अलायंस है, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी कर रही है। दरअसल इन मुद्दों के पीछे छुप करके ये असली मैं आती हूँ आपके पास सुजाता जी, हटाना चाहते हैं नैरेटिव से। मैं एक सुर में ये देख रही हूँ, विपक्षी गठबंधन का जो भी चेहरा हो, जो भी पार्टी के नेता हो, सब एक सुर में यही कह रहे हैं कि इंडिया से बीजेपी डर गई है। बीजेपी वहां कह रही है 2024 में तो हमारे लिए राह आसान है, हम तो कॉन्फिडेंट है। चुनाव ये घटते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं, सारे समीकरण के बनाने के बावजूद हारते जा रहे हैं। इस बार ये इंडी अलायंस बनाया है। आप देखिएगा इसके भी सब सर्वे आए हैं, उन सारे सर्वों में सारे चैनल्स के अक्रॉस क्या आया है कि बीजेपी के मुकाबले ये इंडी गठबंधन कहीं भी खड़ा नजर नहीं आता है। इनका कोई ना नेता है ना नैरेटिव है। अभी तो उन्होंने जो सिंबल था उस पर भी घमासान है। अभी तो सीट शेयरिंग की बात दूर है। जहां जैसे आपने कहा कि यहाँ मनी कंट्रोल में जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 में हम ही आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो वादे किए थे प्रधानमंत्री ने वो सारे पूरे हुए हैं और जनता ने उन सारे रिफॉर्म्स पे अपनी मुहर लगाई है। और यही कारण है कि सर्वे दर सर्वे 10 साल के शासन के बावजूद कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती। और शायद यही कारण है कि ये नए नए नैरेटिव बना के लेके आ रहे हैं कि आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। कोई आधिकारिक सूचना इनके पास हो तो दिखाएं। मैं आपके पास आती हूँ। बीजेपी सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ सवाल जो अभी कुछ देर पहले मैं कांग्रेस पार्टी की लीडर से पूछ रही थी, उनका जवाब यही आया कि आप लोग नाम पे इसलिए फोकस कर रहे हैं, भारत पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि आप इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहता हूं, डरा हुआ वो होता है जो नाम बदल रहा होता है। हमारा गठबंधन 1998 में बना था, तब उसका नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आज भी है। इनका कोई गठबंधन नहीं था 99 में। 2004 में बना यूपीए, जिसको तिलांजलि देकर अब INDIA हो गए। तो मैं तो बताना चाहता हूं क्या बात कर रहे हैं मानव। हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, 1980 से। उससे पहले भारतीय जनसंघ था 1951 से, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। मगर आपके इस गठबंधन का नाम हिंदी में पूछें, अब तो अवेलेबल है मेरे ख्याल से, अब तो प्रवक्ताओं के मुंह पर होना चाहिए, पर फिर भी बहुत डिफिकल्टी होती है इन लोगों को बोलने में। पहले दिन तो गूगल देख के लोग नहीं बता पा रहे थे। आज भी यदि हमारे विपक्षी दलों से पूछा जाए तो बड़ी सहजता से वो बोल नहीं। इसका मतलब सोच सारी उसी अंग्रेजियत और अंग्रेजी तक रह जाती। हमने कब कहा अलग है? हमने कहा दोनों समान है। भारत के संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा है। तो अगर हम भारत का कहीं प्रयोग कर दें तो आपके मन में हिकारत भारत के लिए दिख रही है, हमारे मन में इंडिया के लिए नहीं है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं, अच्छा, उनका कहना ये भी है, कांग्रेस पार्टी हमारे के संविधान में कांग्रेस पार्टी के लीडर का ये कहना है सर कि ये नाम बदलने का प्रावधान करने वाले हैं, अनुच्छेद 1 में तब्दीलियां कर देंगे। ये स्पेशल सेशन जो है इसी के लिए है। देखिए, मैं बात बताना चाहता हूं। देखिए, ये सब कयासबाजी करना वो उनके लिए ठीक है। नाम बदलने में ये लोग माहिर हैं। सब जगह इन्होंने अपने परिवार के नाम पे नाम रखे, वो वाली बातें अलग हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंडिया दैट इज भारत लिखा भारत के संविधान में। इसमें मूल भाव जानते हैं क्या है? स्वतंत्रता से पहले तो भारत वर्ड नहीं लिखा जाता था। पूछिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के अधीन राज्य सरकारें चलाई, इसमें सिर्फ इंडिया ही लिखा था, भारत नहीं था। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1946, उसमें सिर्फ इंडिया लिखा था, भारत नहीं था। तो इंडिया दैट इज भारत स्वतंत्रता के बाद आया। तो स्वतंत्रता में स्व का बोध जिस शब्द से अधिक होता है, उसको लेकर इतना विरोध क्या है, मेरी समझ से परे है। अरे भाई, भारत के नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों लिखा रहता। और मैं पूछना चाहता हूं, समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी के साथ, इनका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मगर जब ये बने थे तो एक ही नाम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपने तो उसमें बाद में भारत जोड़ा, तो आप हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते, क्या समस्या है भाई? इसीलिए ये विषय मगर समस्या जानते का मैं आपको बात बताता हूं।
समस्या वहां पे है कि भारत का वो मूल भाव जिस कारण ये भारत एक रहा है, उस मूल भाव को, जिस कारण हम इस देश को भारत माता कहते हैं, उस मूल भाव हिंदू धर्म और सनातन धर्म को ये डिजीज कहते हैं, उसके इरेडिकेशन यानी समूल नाश का संकल्प लेते हैं। आज इनके गृह मंत्री कर्नाटक ने कहा हिंदू धर्म का तो मूल स्रोत ही नहीं पता है। तो उत्तर में स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को धोखा बोल चुके हैं। समस्या ये है कि जिस कारण से इनके मन में एक हिकारत है, इसलिए भारत और भारतीयता का मूल भाव जहां दिखेगा उसके खिलाफ हो जाएंगे। भारत शब्द के खिलाफ हो जाएंगे, हिंदू शब्द के खिलाफ हो जाएंगे, सनातन धर्म का समूल नाश करने के लिए आ जाएंगे, उसकी उत्पत्ति में बताएंगे। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु में उस पादरी के साथ बैठे थे जो समझा रहा था शिव शक्ति कुछ नहीं होता है। अभी ऐसा मुद्दा हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, चंद्रमा में जिस जगह पे चंद्रयान उतरा वहां पर उन्होंने नाम शिव शक्ति रख दिया। कितना अंतर है जमीन आसमान का हमारी सोच। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं आपके पास कुलदीप जी आती हूँ, लेकिन छोटा सा कमेंट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से। साबरा जी देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदी में बता दें, तो मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन है हमारा जो इंडिया है, उसका हिंदी अनुवाद आपको बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे बताया नहीं। हम आप बात कर रहे थे इनको समस्या क्या, हमको भारत शब्द से समस्या नहीं है। आपके आने से पहले मैंने बहुत लंबी बात की है। हमको समस्या है आपकी टाइमिंग पर, कि किस टाइम पर आप क्या मूव खेल रहे हैं। आप 9 साल तक सोए हुए थे, तब आपको याद नहीं आया प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का। अब जब 5 राज्यों के चुनाव है और अब जब लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो आप पर हावी हो रहा है, तब आपको इंडिया इस शब्द से नफरत हो रही है। हमें इस टाइमिंग से परहेज है, हमें इससे परहेज है कि आप ये इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई के पीछे छुप करके जो मेन मुद्दे हैं जनता के, वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, या फिर चीन का मुद्दा हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, जो हमारी आमदनी घट रही है और हमारी महंगाई बढ़ रही है, ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उस पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती है। आप ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की आड़ में या फिर इंडिया वर्सेस भारत की आड़ में छुपना चाहते हो। मेन मुद्दों पर आओ, मनी कंट्रोल को बताओ कि ये सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। गठबंधन का सिर्फ नाम ही नहीं बताया, बल्कि ये भी बताया कि कितनी एकजुटता है। लेकिन जब एकजुटता की अगर बात मैं कह रही हूं, तो मुझे पंजाब का, बिहार का ख्याल इसलिए आ रहा है क्योंकि कुलदीप जी के पास मुझे जाना है। कुलदीप जी, आप जब अलग अलग जगहों पे बैठक करते हैं तो कहते हैं कि हमें तो 2024 की लड़ाई लड़नी है, बीजेपी को हर हाल में हरा देना है। लेकिन जब बिहार का जिक्र आता है तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। पंजाब का जिक्र आता है तो आप कहते हैं लोकसभा में सभी सीटों पर अकेले आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ने वाली है। ये आपसी लड़ाई नहीं चल रही है? देखिए, हमारी ही लड़ाई हम खुद निपटा लेंगे। अभी तो इस देश में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इस देश की लड़ाई है, और इस देश के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। जहां हाँ, मैं जवाब दूंगा, आपकी सारी बातों को दूंगा, पहले मेरा अपना ओपनिंग कमेंट आ जाए। जहां एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई, कि हम तो अपनी लड़ाई सिमटा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सिमट जाएगा। इंडिया आज एकजुट है, एक साथ है, और तभी तो घबराहट है मोदी जी की, तभी तो सेशन में बुलाया जाता है, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाती है, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं की जाती है, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात नहीं की जाती है, लोगों के रोजगार की बात नहीं की जाती है, महंगाई की बात नहीं की जाती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाती है। तो ये डर ही तो है इंडिया अलायंस का। अगर हम लोग एकजुट नहीं होते, एक साथ नहीं होते, तो मोदी जी ने डरते क्या? और आज तो उस तानाशाही का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज वो देश के नाम से इंडिया हटाने पे तुल चुके हैं। जो लोग मेक इन इंडिया के नाम पे अपनी सुर्खियां बटोरते थे, जो लोग शाइनिंग इंडिया के नाम पे जिनके प्रधानमंत्री नारा लगाते थे, जो लोग कभी कहते थे मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया और खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, हारो इंडिया, पता नहीं क्या क्या बोलते थे ये लोग, पता नहीं क्या क्या नारे लगाते थे। लेकिन आज जब इंडिया शब्द की बात कर रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी इस मानसिकता का परिचय दे रही है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलना चाहती है। वो चाहती है कि देश मनुस्मृति से चले, और हम चाहते हैं कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के
संविधान से चलना चाहिए, जो बाबा साहब का अम्बेडकर संविधान सबको समानता की बात करता है, एकजुटता की बात करता है, भारत को, देश को, इंडिया को आगे ले जाने की बात करता है। और हम तो कहते हैं कि जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत। हम तो भारत के साथ भी हैं, हम तो इंडिया के साथ भी हैं। ये वो मानसिकता के लोग हैं। ये भी आजादी की लड़ाई की बात कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। बताइए, आज बता दें मुझे एक योगदान अगर आजादी की लड़ाई में देश की, अगर भाजपा संघ के व्यक्ति का हो तो मुझे बता दें। एक व्यक्ति का अगर योगदान हो इस देश की आजादी की लड़ाई के अंदर, ये वही लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। ये देश वही लोग हैं। आपको भ्रष्टाचारी कहती है, इस पे कमेंट। अरे मैंने कहा ना कि राज्य के मुद्दे अलग हैं, हर नेता की अपनी राय है, लेकिन इंडिया एकजुट है। आज आपके हम सब लोग मिलकर देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने क्या कहा? हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जो ये खरीद फरोख्त की राजनीति मोदी सरकार ने शुरू की है, हम उसके खिलाफ है। लड़ना हमको बीजेपी से है। हाँ, नहीं, हम तो निपटा लेंगे, हम आपस की लड़ाई निपटा लेंगे, वो छोड़ दीजिए। हम तो सब एकजुट हैं, एक साथ हैं, और एक साथ होकर देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन मैं कह दूं सुधांशु जी को, बता दीजिएगा मोदी जी को, ऐसी गलती ना कर बैठे गलती से भी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे ना, तो 2 अप्रैल का आंदोलन देश में आपने देखा था, बाद में क्या हुआ था तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसी गलती मत करिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को बदलने की। सुधांशु जी को अब सुनते हैं। जी सुधांशु जी। आप कुलदीप जी, आप हमसे कह रहे हैं ऐसी गलती मत करिएगा, आप तो गलती कर चुके हैं। और यह संविधान की मूल प्रस्तावना क्या लिखा है बाबा साहब ने, कि इस संविधान में संशोधन का सारा अधिकार रहेगा, परंतु संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकेगा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान के प्रीएम्बल में जैसे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा था, उसको बदल दिया गया। तो आप उनके साथ बताइए, संविधान की मूल प्रस्तावना नहीं थी? बदल चुके हैं, इसलिए आप उंगली मत दिखाइए, उंगली अपनी तरफ देखिए। और ये दोनों बातें मैंने देखिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, गलत बात है ये। सुन लीजिए कुलदीप जी, सुन लीजिए क्या बात कह रहे हैं आप। नहीं, क्या कह रहे हैं आप कुलदीप जी, क्या कह रहे हैं? सेकुलर सोशलिस्ट सब संविधान में नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नहीं था, बाबा साहब ने इसको रिजेक्ट किया था या नहीं था? 239 ये बताइए, कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं संविधान की उद्देशिका को उन्होंने कहा संविधान की आत्मा है। अरे भाई, ये क्या तरीका बहस करने का, बीच में बार बार डिस्टर्ब करने लगते हैं। मैं तो शांति से सुन रहा था, जरा साहब को फेंक जब आप बोल रहे थे उन्होंने इत्मीनान से सुना था। मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा, कोई जाके कह ले, हमारे संविधान जब बना तो कहा गया संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार है, पर बाबा साहब ने कहा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा, इसे नहीं बदला जा सकेगा। और आत्मा बदलने वालों के साथ, आत्मा को छल नहीं करने वालों के साथ, पूरे लोकतंत्र का गला घोट कर सबको जेल में डालने वालों के साथ, और इतना ही नहीं, भारत के हर नागरिक के अधिकार समाप्त करके तब यह संविधान में आत्मा बदली गई। इसलिए वो मत बोलिए कि वो किया था और ये नहीं करेंगे, आप कर चुके। और एकजुटता का मैं जवाब देता हूं, वो पोस्टर निकला था जिसमें राहुल गांधी यूं खड़े थे, केजरीवाल जी का तो फोटो नहीं था। अच्छा, बाकी खड़गे वड़गे जी भी बीच ही खड़े, पीछे खड़े थे। गजब था भाई। चलिए, आज बिहार में पोस्टर आ गया, वहां नीतीश कुमार जी हैं, अब केजरीवाल जी दिख रहे हैं तो खड़गे जी नहीं दिख रहे हैं। तो गजब का है साहब, आप तो बड़ी एकजुटता है कि छत्तीसगढ़ में जाकर ये उनकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। इनकी दिल्ली में बड़ी मजे की बात है, कांग्रेस की नेत्री बोल देती है हम चुनाव लड़ेंगे, तो सौरभ भारद्वाज जी पता नहीं उनके बारे में क्या बोलने लगते हैं। और तो और देखिए कितनी एकजुटता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। कोर्ट जाते हैं और कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। और फिर कहा जाता नहीं, ममता जी की जरूरत है टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अरे, अपने कार्यकर्ताओं के जनाजे पे पाए रख के राजनीति करने वाले लोग और कह रहे हैं कितनी एकजुटता। अभी मैं देख रहा हूं, गजब की एकजुटता है। अगर आप देखें तो आपके दक्षिण में इतने बड़े सहयोगी स्टालिन क्या कह रहे हैं, हिंदू धर्म का समूल नाश करना है। ठीक है सुधांशु जी, कमलनाथ जी क्या कहते हैं, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। अजीज खान कुछ कहना भी चाहते हैं और मुझे भी उनसे सवाल पूछना है, क्योंकि डिबेट की शुरुआत में ही आपने ये कह दिया था कि बीजेपी तो बदलाव करने जा रही है, नाम बदलने वाली है, संविधान में तब्दीलियां करेगी। क्या रखते हैं सुधांशु जी, सुन लीजिएगा उसको भी। अजीज खान से पहले मैं बात कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास कुलदीप जी। अजीज खान। हाँ देखिए रीमा जी,
बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। इनकी नीयत पर सवाल है। हाँ। आज ये लगातार इस कदर लेकिन घबराए उन्होंने हुए हैं। कह देखिए, दिया ना सुधांशु कि जी वैसा कुछ बहुत भी नहीं शांत करने जा रहे, आदमी सिर्फ हैं। ये अफवाह लेकिन है। इनकी घबराहट देखिए आप। उन्होंने आज बहुत सुधांशु जी ने क्लियर कहा कि हम भारत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को नहीं इस्तेमाल करना है। देखिए रीमा जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये इनकी घबराहट इस कदर है कि तमाम तरीके के मुद्दे, ये असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ये हमेशा मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, अभी आपने कहा इंटरव्यू दिया moneycontrol.com को। अरे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज तक मोदी जी ने? क्या आप जैसे बड़े पत्रकार को इन्होंने कभी साक्षात्कार दिया, कभी इंटरव्यू दिया, कभी पब्लिक में जाकर के पब्लिक फोरम पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं। ये देश को सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी को जवाब दिया है और इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस हमारा इसी पे है। दरअसल उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां जो है वो परंपरा भूल चुकी हैं। कभी भी सदन चलने से पहले, सत्र से पहले ऐसा नहीं होता था कि विपक्षी खेमा को बुलाया जाए। ये हम अब बताते हैं आपको कि उन्होंने कहा क्या। सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, उम्मीद है कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा, ये कहा है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। उनका सोनिया गांधी को ये दो टूक जवाब है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी दरअसल, और चिट्ठी में 9 सवाल पूछे गए थे। सवाल में ये भी था कि सत्र जो आपने बुलाई है, जो स्पेशल सेशन है, उसमें आप क्या करने वाले हैं। ये तमाम मुद्दों पे उन्होंने फोकस किया। आपका परंपराओं की तरफ ध्यान नहीं है, ये कहा है केंद्रीय मंत्री ने। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कब हुआ कि जब पार्टियों ने, जो सत्तासीन पार्टियां हैं, उन्होंने दूसरी पार्टियों को बुलाया, विपक्षी खेमा को बुलाया, बैठ के बातचीत की कि हाँ इस सदन में हम क्या करने वाला है, इस सत्र में हम क्या करने वाला है, ऐसा कब हुआ। यही कहना है प्रहलाद जोशी का। तो एक बार मैं फिर अपने तमाम गेस्ट के पास जाऊंगी और सबसे पहले सापरा जी मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। ऐसा कब हुआ है कि जब, अगर आप भी 10 साल सत्ता में रहे, अभी 2014 से पहले, ऐसा कब हुआ कि आपने एनडीए के नेताओं को बुलाकर ये पूछा कि इस सत्र में, इस सेशन में हम ये मुद्दा लेकर आने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा है उसमें 9 मुद्दे हैं, और वो सारे 9 के 9 मुद्दे वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, अडानी की जेपीसी की मांग, मणिपुर का मुद्दा, हरियाणा में जो दंगे हुए, ये नफरत जिस तरह से देश के अंदर फैल रही है, ये तमाम सारे मुद्दे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिखे हैं। और उन्होंने ये आग्रह किया है कि ये जनता के मुद्दे हैं। आप पार्लियामेंट सेशन अगर 5 दिन का बुला रहे हो तो उसमें अपने मन की बात मत करिए, जन की बात करिए। जनता के इश्यू जो है वो जनता के मुद्दों का उल्लेख किया, और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि इन मुद्दों पर पार्लियामेंट सेशन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। आमतौर पर प्रथा क्या होती है, जब इस तरह से स्पेशल सेशन बुलाया जाता है ऐसा कभी तो हुआ उस समय कुछ ना कुछ एजेंडा सरकार बताती है। हाँ। 1 मिनट में आ रहा हूं, आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं। ऐसा हुआ क्या? और कभी मुझे दूसरा अपनी क्या होता है जानकारी कि के लिए बिजनेस जानना है। एडवाइजरी, 1 मिनट, ऐसा आप तो मेरे से कांग्रेस ज्यादा पार्टी- उत्तेजित है ना। नहीं, मैं सर आपसे मैं जानना चाहती नहीं, हूँ, आप- तो कह रही आप हूँ मेरे कि से मेरी ज्यादा जानकारी बढ़ उत्तेजित है। जाएगी। मैं आपका जवाब दे रहा हूं ऐसा ना। कब हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को या एनडीए आप के अपने किसी नंबर, नेता को आप अपने बुलाया? नंबर बना लीजिए, मेरा मैं रुक जाता हूं। सर ये तो निजी कमेंट करके ये आप तो अपने नंबर बना लीजिए सवाल पूछ के। ये शो का नंबर ही तय कर देगा कि मुझे किसके लिए नंबर बनाना है। हाँ, मैं वही बता रहा हूं ना। मैं आपका उत्तर देने पर आया हूं, आप मुझे रोक रही हैं। सर मैं ये कहने जा रहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है आमतौर पर, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्ष के भी नेता होते हैं, उसमें चर्चा होती है। क्योंकि ये स्पेशल सेशन है, इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये जनता के मुद्दे लिखे हैं कि आप जन की बात इसमें करिए। इस सेशन को आप अपना 2024 के चुनाव का लॉन्चिंग पैड मत बनाइए। आपको जो मुद्दे चाहिए उन मुद्दों पर आप चर्चा करोगे, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करोगे। हमने ये अंदेशा जताया है, हमने सरकार से मांग की, और ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। विपक्षी पार्टी का अधिकार होता है कि वो सरकार से पूछे कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। पार्टी ने कभी ऐसा किया कि आपको बिठा के बोला कि इस सेशन में हम ये करने वाले हैं? भाई मैंने स्पेशल सेशन का उल्लेख किया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का उल्लेख किया है। तो ठीक है, अब सुधांशु जी से हम जवाब देते हैं। हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सापरा जी, अभी आपके मुंह से एक शब्द नंबर निकल गया, और नंबर बढ़ाना, नंबर ही तो आपके यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है।
इस आपके गठबंधन में कौन नंबर 1 पे है समझ में नहीं आता, अलग अलग पोस्टर में नंबर 1 है। आपकी पार्टी में कौन नंबर 1 है समझ में नहीं आता। भाई अध्यक्ष है खड़गे जी ने तो पत्र नहीं लिखा, आपके नेता नंबर कम हो प्रतिपक्ष रहे हैं, राज्यसभा ने आपके नहीं लिखा, राज्य कम हो नेता रहे हैं, वो ध्यान प्रतिपक्ष रखिए। लोकसभा ने नहीं लिखा। अब आपको कहना चाहता हूं, आज सोनिया जी टेक्निकली किसी ऐसे पद पे नहीं है जो संसदीय व्यवस्था में, संसदीय दल की नेता है कांग्रेस की, तो ये संसदीय दल एक अंदरूनी मामला है कांग्रेस का। आप अपने यहां किसी को सुपर अध्यक्ष बना लीजिए। आपने तो अपनी व्यवस्था में प्रधानमंत्री से ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, पर प्रधानमंत्री रहेगा संसदीय व्यवस्था में। तो आश्चर्य की बात है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं लिख रहा, और क्या उन्हें पता नहीं? ऐसा तो मैं नहीं मानता, इतने लंबे समय सांसद रही हैं। जब भी विषय आता है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह डिस्कस होता है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं और सभी दलों के नेता रहते हैं, सिर्फ मुख्य विपक्षी दल के नहीं रहते हैं, और सबकी आम सहमति से तय होता है। किसी की आपत्ति होती है तो आपत्ति होता है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सदन से 2-3 दिन पहले बैठती है। इसमें कौन सी ऐसी समस्या की बात है जो कह रहे हैं साहब अभी से पता होना चाहिए और ये होना चाहिए? अन्यथा आप बता दीजिए, आपने अपने जमाने में संसद सत्र शुरू होने से 20 दिन पहले कब बिजनेस एडवाइजरी, और अगर कोई ये पूछ रहा है तो मेरे विचार से वो संसदीय व्यवस्था की अवमानना कर रहा है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पहले किसी भी सदस्य को नहीं पता होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए कि ये क्या आ रहा है। जैसे कैबिनेट की बैठक से पहले किसी को नहीं पता होना चाहिए कि कैबिनेट में क्या चीज होने जा रही है। उत्तर देना चाहूंगा, इसलिए मैं एक मिनट, ठीक है सुधांशु जी, कंप्लीट अच्छा कीजिए। आप बात कर लीजिए, उसके बाद मैं बोल लूंगा। ठीक है सापरा जी। देखिए, सुधांशु जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी ने किस कैपेसिटी में लिखा है। आदरणीय सुधांशु जी, आप समझिए कि श्रीमती सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक भी हैं और एक सांसद भी हैं, और वो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष भी है। तो उन्होंने अगर लिखा है तो उन्होंने सुझाव दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इन मुद्दों पर, ये जनता के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह दे कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती है, नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने मनी कंट्रोल को ये नहीं बताया कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये कब सीधी होगी, जैसे उन्होंने ये नहीं बताया कि बेरोजगारी आउट ऑफ कंट्रोल है, ये कब ठीक होगी, उन्होंने ये नहीं बताया कि चीन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसको हम किस तरह से रोकेंगे, उन्होंने ये नहीं बताया कि मणिपुर में किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल, ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना मणिपुर, तो उसको किस तरह से ट्रैक पे लाएंगे। अब मैं जवाब दे देता हूं, आप पिछले वक्त और विपक्ष के नेता जो है, और श्रीमती सोनिया गांधी बार बार जनता के मुद्दों पर लाना चाहती है आपको, आप जनता के मुद्दों पर नहीं आना चाहते। पार्लियामेंट के 5 आप 2024 का लॉन्च पैड आपको सुन लिया हमने, उन्होंने बीच में उन्होंने कह दिया था कि पहले सापरा जी को सुन लेते हैं। जी सुधांशु जी, हाँ जी बोलिए। हाँ तो मैं सापरा जी अब बात सुनिए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आपके यहां नंबर का असली आधार तो किसी और के पास रहता है, चाहे अध्यक्ष पे कोई बैठा हो या नेता प्रतिपक्ष पे कोई बैठा हो। आपने साफ कर दिया कि सोनिया जी ने किसी भी कैपेसिटी में लिखा, मगर वो सर्वोच्च हैं आपके लिए, कोई बात नहीं। हाँ, मुद्दों की जो बात, अरे भाई सांसद है, G20 समिट हो रही है भारत, सांसद है, कोई अपने टर्न पे बोलिए, मान्यवर आपने बोल दिया, इसका मतलब आप हर बात सापरा जी सुन लीजिए, पहले सुन सापरा जी अपने टर्न पे बोलिए। मैंने आपको अपने टाइम के बीच में बोलने दिया, अब ये तरीका ठीक नहीं है जनता। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि समस्या क्या है कि जिस कारण से मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। अभी भारत की ग्रोथ रेट 7.8% आई है, वो आईएमएफ ने कही है, उस आईएमएफ पे जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं, और ये किसी विदेश के अखबार में छपा मामला नहीं है, ये छपवाया गया मामला नहीं है, जो इस समय वर्ल्ड की सारी बड़ी इकोनॉमीज में नंबर 1 पे है। आप अपने दौर में बताइए कभी आपकी भारत की ग्रोथ रेट नंबर 1 पे रही हो इन ऑल द मेजर। मैं बताता हूं, G20 समिट हो रही है भारत में, अब बताइए G20 का एक देश बताइए जहां ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा हो, बताइए, या ऐसी कोई G20 कंट्री बताइए जहां महंगाई का दर हमसे कम हो, अथवा आपके लिए परम सम्माननीय, आदरणीय, अभिनंदनीय और जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी जिन देशों में गए, अभी फिर यूरोप के दौरे में गए ना, यूरोप का एक देश बताइए जहां पर की महंगाई की दर हमसे कम हो, बताइए, विकास की दर हमसे ज्यादा हो। अमेरिका, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, थाईलैंड, जहां जहां वो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आज मुद्दे की बात तो आपको पता है कि आप मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। आपने मणिपुर का इतना बड़ा मुद्दा बनाया, संसद में कहा 267 पे ही चर्चा होगी, दूसरे नियम पे चर्चा नहीं होगी। जब 267 पे चर्चा की आपने बात कही, और जब अविश्वास प्रस्ताव लाए, मगर 267 छोड़ दिया जैसे ही दिल्ली पे बात आ गई। दिल्ली विधेयक पे, मणिपुर किनारे, राजनीति ऊपर। और जब प्रतिपक्ष, जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, आज डिजिटल डाटा अवेलेबल है, मणिपुर पे विपक्ष ने कितना बोला,
मैं चुनौती तो कहता हूं जाके देख ले, 10% नहीं बोला और लाए मणिपुर के ऊपर। विपक्ष के सांसदों का आज कोई जाके डाटा निकाल ले, पूरी बहस में नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। पहली बार नेता प्रतिपक्ष का नाम ही नहीं बोलने वालों की सूची में नंबर गेम तो आपकी पार्टी में ये है। और 10% के मुद्दे पर क्या उत्तर दिया देश के प्रधानमंत्री ने? बोलिए ना। तो भाग गया। चीन के मुद्दे पर जब मनीष तिवारी जी ने इतने सारे बाकी मेहमान भी बहुत देर से उत्तर दिया क्या देश के मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। मैं सुजाता जी आपके पास आती हूँ। सुजाता जी, एक आरोप बार बार लगते रहा है बीजेपी पर, एनडीए पर, कि कन्विंस नहीं कर पाते हैं। जो भी मुद्दा लेकर आए, जिस भी तरीके का मुद्दा हो, कन्विंस नहीं कर पाते। विपक्ष बार बार सवाल ही उठाते रहते हैं। किसको कन्विंस करना? कन्विंस तो जनता को करना है, और जनता ने तो फिर 2 बार चुन के लाए हैं, प्रचंड बहुमत से लाए हैं, अगली बार 2024 में भी आ रहे हैं, ये सारे सर्वे दिखा रहे हैं। तो कन्विंस किसको करना होता है? कन्विंस तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता को करना, और जनता कन्विंस है क्योंकि जनता ने देख लिया है इनको इतने सालों राज्य करके फिर क्या हुआ उस देश का, कि पूरे परिवार को ही देश मान लिया, कि एक एक संस्थान, एक पॉलिसीज का नाम सिर्फ अपने परिवार के ऊपर रख दिया, और एक युवराज है जिनको बार बार लॉन्च करते रहते हैं। परिवार ही सब कुछ है। लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन पार्टी में खुद लोकतंत्र नहीं है। मणिपुर की बात करते हैं लेकिन वो राहुल गांधी के करियर को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया तो वॉकआउट कर गए। उसके बाद मणिपुर का जो विषय है वो गायब हो गया। उसके बाद वो लद्दाख चले गए। लद्दाख जाके सेना की बात को नकार के, विदेश मंत्री की बात को नकार के, देश के बात को नकार के, सिर्फ चीन के कुछ जो इनके अधिकारी जिनसे ये मिलते रहते हैं उनकी बात को सत्य करके कहते हैं कि चीन ने जमीन हथिया ली। अरे ये थोड़ा सा अपने इतिहास को देख लीजिए कि कितनी जमीन जो है आपके नाना दे के आए थे चीन को, और उसके बाद क्या कहा था कि भाई वहां कुछ उगता नहीं है तो इसलिए दे दिया। और सिर्फ चीन की बात क्यों की जाए? मैं आती हूं आपके पास। की बात कीजिए कि क्या उड़ा के अजीज खान के पास में जाती हूं। अजीज खान, जो सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है 9 पॉइंट के उसमें, तो आखिरी लाइन ये है। ऐसे लोग की बात सुजाता जी, मैं आप बताइए, मैं आपके पास अजीज खान से मैं बात कर लेती हूँ। अजीज खान, जो सोनिया गांधी की चिट्ठी है जिसमें 9 पॉइंट्स है, उन 9 बातों में आखिरी लाइन ये है कि केंद्र और राज्य के संबंध खराब हो रहे हैं। इसके पीछे वजह? देखिए रेमा जी, जो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो भी सवाल उठाए हैं, निश्चित तौर पे बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के, और उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को जवाब देना चाहिए। बीजेपी तो जवाब देने से भागती है, वो इधर उधर के अनर्गल मुद्दों को ला करके कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाना चाहती है। आज वो हालात ये है, आप देखिए मणिपुर का इश्यू आया, विशेष सत्र मणिपुर पर बुलाना चाहिए, बुलाया नहीं बुलाया? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? वहां के हजारों लोग बेघर हो गए, मारे गए, काटे गए, लेकिन बीजेपी ने उस पर चर्चा कभी नहीं किया। तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज महंगाई बड़ी समस्या है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे साहब यूरोप के कंट्रीज और तमाम बातें। अरे साहब, कब तक अपना विश्वगुरु खुद अपना तमगा लेते रहोगे आप? दुनिया आपको विश्वगुरु नहीं मानती है, आप खुद अपने आप को कहते हैं हम विश्वगुरु हैं। आपकी महंगाई दर की क्या स्थिति है? आपकी बेरोजगारी की क्या स्थिति है? आप कब तक जनता से छिपाओगे? कब तक जनता से छिपाओगे? सच्चाई यह है कि खुद ढोल आप पीटते हैं, खुद आप इवेंट मैनेज करते हैं, लेकिन जनता के जो असली मुद्दे हैं उसको भटका करके कहीं ना कहीं उसको धर्म के आड़ में, नफरत के आड़ में, बात कह दी आपने कि खुद ही बीजेपी ढोल पीटती है, खुद ही अपनी वाहवाही करती है। तो मैं सुधांशु जी से खुद ही पूछ लेती हूँ कि सुधांशु जी, क्या वाकई ऐसा ही होता है? देखिए, अजीज खान साहब भूल गए इस समय आदरणीय सोनिया गांधी जी कहा, मुझे कितना आश्चर्य आया। सोनिया गांधी जी की सबसे बड़ी बेइज्जती अगर हुई थी तो अप्रैल 1999, जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी, और जाके चेक कर लीजिए, लोगों को याद होगा, दूरदर्शन आर्काइव में सोनिया जी ने आके कहा आई एम हैविंग 272 राष्ट्रपति भवन के बाहर। और जब सूची मांगी गई तो नहीं दे पाई, क्योंकि मुलायम सिंह जी के पास उस समय 20 सांसद थे, जो उन्होंने कहा था मगर नहीं कर पाए, और सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने से रह गई। खैर, उसके लिए हम साधुवाद भी देते हैं समाजवादी पार्टी को कि उस समय जिस भी कारण से समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया, जिन भी लोगों के प्रभाव में वो नहीं हो पाया, उनकी मगर बहुत जबरदस्त बेइज्जती हो गई कि सोनिया गांधी जी ने कहा 272 और नहीं हो पाया। आज आदरणीय है, वो किस कारण से, वो बात सबको समझ में आती है। परंतु मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि भारत के विकास की बात, हम अपने को विश्वगुरु कह रहे हैं, मान्यवर मोदी जी के लिए मैं वहां शुरू कर रहा हूं। राहुल गांधी जी के ननिहाल यानी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि मोदी जी से शानदार कोई नेता नहीं। अब सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस।
अब आप ये समझिए, जॉय बाइडेन ने उनके साथ ऑटोग्राफ लिया। यूएस संसद में उन्होंने इतनी बार, वो और सुनिए, और वो तो भूल ही गए, वो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पांव छुए। और सुनिए, आपके लिए जरा गौर फरमाइएगा जनाब, 5 मुस्लिम देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं, जिसमें सऊदी अरब भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, फिलिस्तीन भी है, इजिप्ट भी है। आप लोग जाके झिड़की खाते हैं, वहां जाके हाथ वाथ जोड़ते रहते हैं, यहां पे मोदी जी सम्मान। उसके बाद किसी को नजर ना आए कि हमको कौन गुरु मान रहा है। और याद करिए, जब यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद ये बहस जारी है। भारत पर रहने वाली है क्योंकि दुनिया की निगाह, क्योंकि नई दिल्ली में दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है। 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इस लिहाज से भी ये मेगा शो काफी अहम है। G20 में शामिल देश दुनिया की 80% से ज्यादा की इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, चीन, रूस, जापान, फ्रांस, सऊदी अरब, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। मेहमान इतने बड़े और खास हैं तो तैयारियां भी दिल्ली में उतनी ही भव्य तरीके से हो रही है। 2700 करोड़ की लागत से प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में G20 की बैठक होगी। इस दौरान दुनिया के तमाम बड़े और ताकतवर लोग भारत मंडपम की छत के नीचे बैठकर भारत की आधुनिक क्षमता के साथ पारंपरिक मूल्यों के भी दर्शन करेंगे। भारत मंडपम की पहली मंजिल पर पीएम लाउंज और द्विपक्षीय मीटिंग लाउंज है। सेकंड फ्लोर पर G20 की बैठक होगी। मीटिंग हॉल में प्रधानमंत्री मोदी सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत करने वाले हैं। थर्ड फ्लोर पर 7000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम है, जबकि चौथी फ्लोर को विंडो टू दिल्ली का नाम दिया गया है, जहां से कर्तव्य पथ के साथ इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सभी गुंबद नजर आते हैं। इसके अलावा 26 पैनल वाली एक डिजिटल वॉल भी भारत मंडपम में तैयार की गई है, जिसके जरिए भारतीय लोकतंत्र की कहानी को दिखाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर भी मेहमानों के भव्य स्वागत का पूरा इंतजाम किया गया है। विदेशी डेलीगेट्स के काफिले जिन रास्तों से गुजरेंगे, उन तमाम रास्तों को आकर्षक वॉल पेंटिंग्स के जरिए सजाया गया है। इन कलाकृतियों में रामायण, महाभारत और विष्णु अवतार के दर्शन होंगे। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक नृत्य कला और चित्रकारी भी झलक भी इन वॉल पेंटिंग्स में दिख रही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मेहमान जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, यक्षिणी की नमस्कार मुद्रा में लगी प्रतिमाएं मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। वहीं भारत मंडपम के गेट के ठीक सामने भगवान शिव के नटराज स्वरूप की अष्टधातु मूर्ति स्थापित की गई है। 27 फीट ऊंची और 21 फीट चौड़ी मूर्ति को तैयार करने के लिए 9वीं से 12वीं सदी की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भारत मंडपम में एक शिल्प बाजार भी सजाया गया है। इस बाजार से विदेशी मेहमान खरीदारी भी कर सकेंगे। मेहमानों को होटल में राजस्थानी शैली की चांदी की परत चढ़े बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। इसी तरह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की क्रॉकरी बेहद खास तरह से डिजाइन की गई है। इस बड़े मौके को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। खुद पीएम मोदी एक एक डेवलपमेंट की जानकारी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक के बाद एक 2 बार कैबिनेट के साथ बैठक की है और ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे जकार्ता के लिए निकलेंगे, जबकि सुबह 3 बजे पीएम जकार्ता पहुंचेंगे। कल सुबह 7 बजे वो आसियान समिट के वेन्यू के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 8:45 पर ईस्ट एशिया समिट में वो हिस्सा लेने वाले हैं और इसके बाद सुबह 11:45 पर पीएम भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। 8 सितंबर को पीएम मोदी जो बाइडेन समेत 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यानी पीएम घर में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर की जिम्मेदारियों को भी तूफानी रफ्तार से निपटा रही हैं, ताकि वो वक्त से देश लौट सके। क्योंकि G20 वो आयोजन है जिसमें दुनिया में भारत की धाक पहले से ज्यादा मजबूत होगी। भारतीय संस्कृति दुनिया भर में और गहराई से पहुंचेगी और भारत की क्षमताओं से पूरा विश्व रूबरू होने वाला है।